बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हमने ग्रेनाइट वाला क्वेश्चन रीड किया था, उसके सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन अच्छा खासा मैंने रीड कर लिया था, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सब्सटेंशियल पीरियड शुरू हो रहा है 1 मार्च से, खत्म हो रहा है 31 मई 2011 पर। टोटल टाइम पीरियड बनता है 15 मंथ्स का। दरमियान में हमारे पास ईयर एंड आ रहा है 38 जून पर। तो मैं 1 मार्च से लेकर पहले 38 जून 2010 तक की रिपोर्टिंग करनी है, और उसके बाद बाकी जितनी भी एक्टिविटी है वो फॉल करती है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। इन तमाम बातों का हमें ख्याल रखना है। ऐसे ही है, जवाब देंगे सब लोग बेटा ना। अब उसके बाद हम इसको आगे लेके चलते हैं और ओके जनाब, इसको हम आगे लेके चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं मजीद। ठीक है जी। तो अब हम इसके सॉल्यूशन स्पेस की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। वो सॉल्यूशन स्पेस क्या है कि देखें, 2 अकाउंटिंग पीरियड में फॉल करने वाली बोरिंग कॉस्ट हमसे मांगी गई थी। इन डिटेल तो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रीड कर लिया था पिछली क्लास में, ताकि आप खुद से सॉल्व करें। तो रिक्वायरमेंट सारी आपको आइडिया होगा। अब ये बुनियादी बात है, रिकॉल करवा के मैं डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन की तरफ जाऊंगा। तो मैंने लगाई हेडिंग ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज। देखिए 2 ईयर्स की अलग अलग मांगी है, तो फॉर द ईयर एंडेड इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर लफ्ज आता है एज ऑन, तो मतलब क्या था, जो 2010 में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुई है उसको बीडी रखें, और उसमें 2011 की बोरिंग कॉस्ट फर्दर क्या करें, कैपिटलाइज करें और क्लोजिंग बैलेंस निकालें। एग्जामिनर हमसे क्लोजिंग बैलेंस निकालने का नहीं बोल रहा। एग्जामिनर हमसे बोल रहा है बताइए 2 अलग अलग ईयर्स में कितनी कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुई है। तो लफ्ज जब फॉर द ईयर एंडेड आ जाए तो इसका मतलब यह है कि एक्टिविटी सिर्फ उस पार्टिकुलर ईयर की बतानी है। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2011, तो रिसेंट ईयर 2011 है, तो मैं यहां पर 2011 लिख देता हूं, और यहां पर बराबर में 2012 लिख देता हूं, और मैं वैल्यूज पिक करूंगा रुपीज इन थाउजेंड में। ठीक है जी। वैसे रुपीज इन मिलियन में, तो मैं थोड़ा सा आसानी के लिए क्या कर रहा हूँ, रुपीज इन थाउजेंड में रख रहा हूँ। सही है जी। जवाब दें आप सब लोग। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को बेटा? अच्छा जी। अब आप सब जानते हैं बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या है। सबसे पहले स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट है। ठीक है, उसकी हम वर्किंग नंबर 1 कर लेते हैं। ऐसा ही है। सही है जी। अच्छा, उसके बाद एक और चीज इसमें है, लेस करेंगे हम इसमें से क्या, इन्वेस्टमेंट इनकम। ठीक है, वो वर्किंग नंबर हम डाल देंगे रिक्वायरमेंट के, मतलब देखेंगे क्या सेटअप बनता है इस हवाले से। अच्छा जी, एक चीज अगर हम जो भूल गए वो क्या है, अरेंजमेंट फी, उसको अलग से आप लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। अरेंजमेंट फी कितनी है बेटा, पता है आप में से किसी को याद है?
यहाँ मिस्टेक हुई थी, ये 2010 है। अरेंजमेंट फी कितनी है बताएंगे आप लोग जरा, सब लोग कोई बताएगा आप में से अरेंजमेंट फी? 70,000 का 1%। जवाब दें। 70,000 का 70 मिलियन था ना, तो मैंने इसको रुपीज इन 1000 में लिया तो 70,000 हो गया। 70,000 का 1%, यस 700। ये 700 तो यहाँ पर आ गया आपके सामने, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ऐड करेंगे इसमें क्या, जनरल बोरोइंग कॉस्ट। ऐसा ही है ना बेटा? ये आपके सामने ना। अब क्या करें हम इसको, इसकी हम वर्किंग शुरू कर दें। वर्किंग नंबर 1। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 1 हम जाते हैं कहां पर? स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट की तरफ जाते हैं, ऐसा ही है। तो चले जी, मैं नेक्स्ट पेज से वर्किंग कर रहा हूं, या मैं वर्किंग नंबर 1 उसी पेज पे कर देता हूं, कोई इसमें इशू नहीं है। मैं यही कर दूं वर्किंग नंबर 1, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि मेन मैंने सॉल्यूशन रखना है फ्रंट पर, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट मैंने फ्रंट पे रखनी है, ठीक है। वर्किंग नंबर 1 इज व्हाट? स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट। स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट। तो 6-6 महीने की प्रैक्टिस है इंटरेस्ट पे करने की, ड्यू होने की। लेकिन मसला यह है कि मार्च, अप्रैल और मई, जून, इस अकाउंटिंग पीरियड में आपका 4 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है लेकिन पे नहीं हो रहा। 1 मार्च 2010 से लेकर 30 जून 2010 का इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 70 मिलियन का प्रिंसिपल है, और इस लोन पे इंटरेस्ट रेट कितना है बताइएगा? कितने रेट पे लोन जनरेट हुआ था आप सब बताइए। 13% पर। मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? 3033। ठीक है, ये आंसर आ गया। 3033 जो है वो हमने इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया, ये इंटरेस्ट ड्यू भी हुआ और कैपिटलाइज भी हो गया, ऐसा ही है? ऐसा ही जनाब, बताइए। अच्छा, ये यहां पर आ गया 3033, सही है। अब एक काम करते हैं ना, सारी स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट वर्कआउट कर लेते हैं। अच्छा, अब
1 जुलाई 2010 से लेकर 31 अगस्त 2010, जवाब दें। इस 70,000 पर मजीद 2 महीने की बोरिंग कॉस्ट क्या हुई, कैलकुलेट भी हुई और कैपिटलाइज भी हुई। कितना? 1517, जवाब दें। और ये मिलकर 6 महीने के एंड पे पे हो जाएंगे। तो जो हमने यहाँ पर इंटरेस्ट पे किया होगा वो कितना पे किया होगा? 3033 प्लस 1517, यानी कि कितना? 4640। यस और नो? 4540, 4540, 550। यस 550, 4000। ये 6 महीने का इंटरेस्ट है, जिसमें से 4 महीने का इंटरेस्ट बिलोंग करता है पिछले अकाउंटिंग पीरियड से और 2 महीने का इंटरेस्ट बिलोंग करता है करंट अकाउंटिंग पीरियड से। ऐसा ही है। चलिए, उसके बाद हमारा लोन क्या हो गया? रीपे हो गया। अच्छा, ये बताइए सस्पेंशन कौन से मंथ में आई थी? फरवरी में आ रही है ना सस्पेंशन? सस्पेंशन कौन से मंथ में आ रही है? फरवरी में आ रही है। चेक करके बताइए आप सब लोग। उसका भी ख्याल रखिए। अच्छा जी, उसके बाद जरा बताइएगा 1 सितंबर 2010 से लेकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ये 6 महीने का इंटरेस्ट आप पर ड्यू भी हुआ और आपने इसी अकाउंटिंग पीरियड में क्या किया? पे भी किया। अच्छा, सितंबर टू 28 फरवरी मैं कैलकुलेट पूरे 6 महीने का करूंगा, क्योंकि मैंने पे तो 6 महीने का करना है ना, लेकिन मैं कैपिटलाइज कितना करूंगा? 5 महीने का, और 1 मंथ का जो फरवरी से बिलोंग करता है उसको क्या कर लूंगा मैं? एक्सपेंस के तौर पे चार्ज कर दूंगा। यस और नो? जवाब दें। अच्छा, ये किस पे कैपिटलाइज होगा? ये किस पे कैलकुलेट होगा? 65,000 पर। क्योंकि अगर 70,000 के प्रिंसिपल में से 70,000 के प्रिंसिपल में से 5,000 का प्रिंसिपल अगर क्या हो जाएगा? रीपे हो जाएगा, तो आपका बैलेंस कितना बचा? 65,000। लाइबिलिटी आप पर 65,000 की है। तो इस पीरियड के दौरान आपका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितना है? जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना है? 65,000। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 0.13 से, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 कीजिए, कैलकुलेट कीजिए 6 महीने का। क्यों? क्योंकि पे तो 6 महीने का करना है ना बेटा, आपकी जेब से तो 6 महीने का जाएगा ना, या नहीं? जवाब दें। 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बन रहा है? सब 6 महीने का बता रहे हैं मुझे इंटरेस्ट, सब 6 मंथ्स का ही बता रहे हैं ना बेटा? जवाब दे बेटा। अच्छा जी, 4,225, इसमें से लेस कर दें 1 महीने का इंटरेस्ट जो आप कैपिटलाइज नहीं कर रहे, फ्रॉम 1 फरवरी 2011 टू 28 फरवरी 2011।
कितना बना? 704, 704। चलिए, तो जब आप इस 6 महीने के इंटरेस्ट में से 1 महीने का इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो आप 5 महीने का कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर रहे हैं? 3521। ओके जी। अच्छा जी, फिर 28 फरवरी को आपने 65 में से मजीद क्या कर दिया? पेमेंट कर दी। और आपका प्रिंसिपल कितना रह गया? तो 1 मार्च 2011 से लेकर 31 मई, वैसे तो इंटरेस्ट जून तक का निकलेगा, लेकिन क्योंकि जून हमारे सब्सटेंशियल पीरियड से बाहर है और हमसे एसएफपी वगैरह मांगी नहीं गई, तो हम जून का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर रहे, क्योंकि वैसे भी जून का इंटरेस्ट जो होगा वो एक्सपेंस बनेगा। ऐसा ही है ना? तो हम 1 मार्च 2011 से लेकर 31 मई 2011 तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। किस पर? 60,000 पर। 0.13 मल्टीप्लाइड बाय मार्च, अप्रैल और मई, कितने महीने होते हैं? 3 मंथ्स। 3 डिवाइडेड बाय 12। क्या आंसर आ गया? 1950। सम कीजिएगा। जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक का इंटरेस्ट 1517 ये, फिर उसके बाद 5 महीने का इंटरेस्ट ये और 3 महीने का इंटरेस्ट ये, इन तीन इंटरेस्ट का सम करें। 1517 प्लस 3521 प्लस 1950, इन तीनों इंटरेस्ट का सम क्या बनेगा? 6988। 6988। तो 6988 से क्या कर दिया आपने? सेकंड अकाउंटिंग पीरियड में बोरिंग कॉस्ट क्या की है? कैपिटलाइज की है। ठीक है, ये आपके सामने आंसर आ गया 6988 का। अच्छा, ये तो आसान काम था, लेकिन ये भी उसके लिए मुश्किल हो सकता था जिसको बेसिक इंटरेस्ट कैलकुलेशन ना आती हो। अच्छा, अब मुश्किलात हमारी कहां पर है? एलोकेशन शेड्यूल बनाना है, आप जानते हैं, उसके बगैर हम जनरल बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं कर सकते, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। स्टार्ट करें अगला एक्सरसाइज का। तो वर्किंग नंबर 2 कर रहा हूं। जनरल बोरोइंग कॉस्ट एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, डेट,
डिस्क्रिप्शन, expenditures, specific funds, general funds, capitalization rate, period, borrowing cost. ठीक है जी, तो आप बताइए सबसे पहला एक्सपेंडिचर कब हो रहा है? क्वेश्चन आपके सामने है, 1 मार्च को ही हो रहा है। चलिए जी, एक्सपेंडिचर, ठीक है, कितने का एक्सपेंडिचर हो रहा है? 25 मिलियन का, जो कि रुपीज इन थाउजेंड में हम लिख रहे हैं 25,000। और ये पे करने के लिए हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक फंड्स मौजूद है ना, तो हमें किसी भी जनरल फंड की जरूरत नहीं पड़ी। यस, तो हमें किसी भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी, कोई पीरियड नहीं चाहिए, हमें कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करनी। यस, अब आप मुझे बताइए क्या इस अकाउंटिंग पीरियड में कोई और पेमेंट है? नहीं है। और बाकी सारी पेमेंट्स कहां पर है? नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। ऐसा ही है ना? ओके गुड। अच्छा, अब ये आपका जब जब भी इस तरह हो ना कि 2 अकाउंटिंग पीरियड आ रहे हो, तो आप जहां पर एंड कर लेना उसको क्लोज कर लें। ठीक है, और इसको 1 जुलाई को आप रीओपन कर लें कि भाई ये एक्सपेंडिचर, ताकि अगर किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए, भाई देखो इस क्वेश्चन में तो आपसे नहीं पूछा, लेकिन अगर फर्स्ट करो मैं पूछूं बताओ व्हाट इज द बैलेंस ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो फिर तुम्हें बताना पड़ेगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस 25,000 है 30 जून 2010 को, और जितनी फर्दर बोरिंग कॉस्ट पे कैपिटलाइज हुई वो ऐड कर देनी है हमें। तो एक्सपेंडिचर सीडी से बीडी होगा ना अगले अकाउंटिंग पीरियड में, ये फर्क पता होना चाहिए। अभी इस क्वेश्चन में तो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आगे किसी और क्वेश्चन में तो रिक्वायर्ड हो सकता है ना। इन बातों को तवज्जो से अच्छी तरह समझिएगा। फर्स्ट जुलाई 2010 एक्सपेंडिचर का बैलेंस बीडी
25,000 और इस पर कोई बोरिंग कॉस्ट यहाँ कैपिटलाइज नहीं है, क्योंकि इसकी जो भी बोरिंग कॉस्ट है वो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज है स्पेसिफिक लोन के ऊपर। अच्छा, अब आप मुझे बताइए अगली पेमेंट कब हो रही है, नेक्स्ट पेमेंट कब है, नया एक्सपेंडिचर कब है, आप सब बताइए। 30 क्या 30 क्या, डेट तो 31 अगस्त को। मैं लोन रीपेमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं। लोन रीपेमेंट है 31 अगस्त को, इस बात को ध्यान में रखें। अगला एक्सपेंडिचर बताइए 31 जनवरी को, तो इसका मतलब बीच में पहले क्या आ रही है, लोन रीपेमेंट आ रही है, तो उस लोन रीपेमेंट को एलोकेट करें आप फंड्स, ऐसा ही है। अच्छा जी, इसका मतलब क्या है, यहां मैंने लिख दिया 31 अगस्त लोन रिपेमेंट। अब ऑब्वियसली ये लोन रिपेमेंट भी कहां से होगी, ये लोन रिपेमेंट भी कहां से होगी, अभी मेरे पास स्पेसिफिक फंड अवेलेबल है ना या नहीं अवेलेबल बताइए, तो ऑब्वियसली ये भी स्पेसिफिक फंड से हो जाएगी, यानी बैंक के दिए हुए पैसे बैंक को ही वापस कर दिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 31 अगस्त को इंटरेस्ट भी तो पे हो रहा है ना, तो बताओ 6 महीने का इंटरेस्ट कितना था, $4,550। ये सब कुछ यहां से पे हो गया, सही है बेटा, क्लियर सब कुछ चल रहा है यहां तक, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा आपके पास। अच्छा, अब आप मुझे बताइए अब अगली पेमेंट कब आ रही है, इसका मतलब क्या है, इस पर भी हमें जर्नल बोरिंग कॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ी ना, अच्छा अब अगली पेमेंट कब आ रही है सब बताइए, 31 जनवरी को, कितनी आ रही है, अमाउंट बताइए उसका, आप सबने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, बेटा पेमेंट बताइए कितनी आ रही है, 65 मिलियन की पेमेंट आ रही है, जवाब दें, ऐसा ही है ना, 65 की पेमेंट आ रही है। अच्छा, अब 65 क्या हमारे पास स्पेसिफिक लोन से जनरेट होने वाला फंड जो इतना सफिशिएंट है कि वो 65 की पूरी पेमेंट कर दे, तो जरा हम कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, अपना कैलकुलेटर उठा लीजिएगा, 70,000 का फंड जनरेट हुआ था, 700 बैंक ने उसी टाइम माइनस कर लिया, या हमने उसमें से निकाल के बैंक को उसी टाइम क्या कर दिया, पे कर दिया, यस और नो, 70,000 माइनस 700 कितना हो गया बेटा, 69,300, उसमें से 25,000 पे हो गए, उसमें से 5,000 पे हो गए, उसमें से 4,550 पे हो गए, तो अब जरा बताइए हम ज्यादा में ज्यादा कितनी पेमेंट कर सकते हैं, 34,750, यानी हम स्पेसिफिक फंड में से ज्यादा कितनी पेमेंट कर सकते हैं, 34,750। तो हमने यहां लिखा 31 जनवरी 2011 और हम एक्सपेंडिचर की पेमेंट कर रहे हैं और ये पेमेंट हमने यहां से ज्यादा में ज्यादा कितनी करनी है, 34,750। तो अब 65,000 में से 34,750 का इंतजाम तो कहां से हो गया, स्पेसिफिक फंड से हो गया, तो बाकी कितना बचा 30,250, ये हम कहां से पे कर रहे हैं, ऑब्वियसली
जनरल फंड से। ठीक है, अच्छा अब जरा बताइए इंटरेस्ट रेट क्या है बैंक ओवरड्राफ्ट पर। हमें यहाँ पर कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट तो नहीं करना पड़ रहा ना। 14%। ठीक है जी। अब 31 जनवरी से लेकर 31 जनवरी, जनवरी तो पूरा हो गया, जनवरी तो आप काउंट ही ना करें। अब क्या काउंट करें, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, यस और नो। फरवरी, मार्च और अप्रैल और मई। और फरवरी इसलिए काउंट ना करें क्योंकि फरवरी क्या है, सस्पेंशन है, तो फरवरी की हम बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करेंगे इस अमाउंट के ऊपर। आप जवाब दें। तो इट मींस दैट 30,250 पर फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, वैसे तो 4 महीने की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि फरवरी सस्पेंशन में शामिल है, लिहाजा हम फरवरी की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करेंगे। हम सिर्फ मार्च टू मई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे, जो कितने मंथ्स बनते हैं, 3 मंथ्स। 3 डिवाइडेड बाय 12, बताइए कितना हुआ। 30,250 का 14% मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 12, 1058.75। तो 1059 कर देंगे इसको हम, 1059। ओके गुड, जबरदस्त। अच्छा जी, अब फर्दर पेमेंट्स आ रही हैं, कब आ रही हैं, 28 फरवरी को आ रही है, 28 फरवरी 2011। हाँ जी, फिर से क्या हो रहा है, लोन रीपे हो रहा है, लोन रीपेमेंट हो रही है। ये कौन सी लोन रीपेमेंट दिखाते हैं, हमें स्पेसिफिक लोन दिखाते हैं ना। अब वो रीपे कहां से करेंगे भाई, उसको रीपे करने के लिए पैसा कहां से आ रहा है। अब जाहिर सी बात है, इसको रीपे करने के लिए आप कौन से फंड इस्तेमाल करेंगे, जनरल फंड इस्तेमाल करेंगे। सही है। अच्छा जी, उसके बाद इसी डेट पर 6 महीने का इंटरेस्ट पे हो रहा है। वो 6 महीने का इंटरेस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना था, 6 महीने का इंटरेस्ट बताइएगा। 4,225। वो भी यहीं से पे हो रहा है। अच्छा जी, 14%, 14%। ठीक है। अच्छा, 5,000 का 14% निकाला, फरवरी तो वैसे खत्म हो चुका है, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है जी, 5,000 का 14% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, क्या आंसर आ रहा है, 175 आ रहा है। अच्छा जी, 4,225 का 14% मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 12, 148। अच्छा जी, अब आखिरी पेमेंट कब है जरा देखिएगा आप लोग। आखिरी पेमेंट कब है, अगले अकाउंटिंग पीरियड में है ना, जुलाई में है, या क्या कहते हैं, आखिरी पेमेंट हो रही है सब्सटेंशियल पीरियड भी खत्म होने के बाद। आप बताइए यस और नो। तो उस आखिरी पेमेंट को हम कैपिटलाइज जरूर करेंगे। 30 जून पर हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट करके उस बिल की लायबिलिटी क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यानी कि हम उस एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज कर देंगे, क्योंकि हमारा 100 मिलियन का एसेट कंस्ट्रक्ट हो चुका है, लेकिन उस एक्सपेंडिचर पर बनने वाली हम बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उसकी पेमेंट कब हो रही है, सब्सटेंशियल पीरियड से बाहर हो रही है। यस और नो जवाब दें। तो जो आखिरी एक्सपेंडिचर है कितने का, 10 मिलियन का, जो आखिरी एक्सपेंडिचर है 10 मिलियन का, वो 10 मिलियन खुद तो कैपिटलाइज होगा। इस तरह पूरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 100 मिलियन का आना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो 10 मिलियन की पेमेंट आउट ऑफ सब्सटेंशियल पीरियड हो रही है, तो उस 10 मिलियन के एक्सपेंडिचर पर बनने वाली कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी।
क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, तो उस 10 मिनट को मैं कंसीडर नहीं कर रहा यहाँ पर। अब खाली आप मुझे क्या करें, जनरल बोरिंग कॉस्ट का सम निकाल दें। जवाब दें। 1382। तो मैं गया प्रीवियस पेज पर बेटा, और जब मैं गया प्रीवियस पेज पर तो मैंने कहा 2010 में तो मुझे किसी भी किस्म की जनरल बोरिंग कॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन 2011 में जनरल बोरिंग कॉस्ट इनकर हुई है 1382। यस और नो? 2030 जून 2010 तक तो कोई जनरल बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हुई। जनरल बोरिंग कॉस्ट जो भी कैपिटलाइज हुई वो 2011 में हुई है। जवाब दीजिए, क्या कहते हैं आप लोग? सही है। 4225। क्यों? क्यों का मतलब क्या? जो इंटरेस्ट आपने कितना पे किया है? आपने इंटरेस्ट 6 महीने का पे किया है या 5 महीने का पे किया है? कैपिटलाइज भले आपने 5 महीने का किया, लेकिन आपने पेमेंट कितनी की है बताइए? पेमेंट आपकी जेब से कितनी गई है? आपने फंड्स कितने से इस्तेमाल किए? 6 मंथ्स की पेमेंट गई है। तो वहां तो हम पेमेंट एलोकेट कर रहे हैं ना, कि हमने पेमेंट की एलोकेशन में उसको दिखाया है। ठीक है, करेक्ट? ओके ना। अच्छा जी, लेकिन हमने कैपिटलाइज तो 5 महीने का इंटरेस्ट किया है ना, ये 6 महीने का किया है। एंट्री क्या बनी उस, यानी एंट्री बनी 4225 से बैंक क्रेडिट हो गया, लेकिन 4225 में जो 5 मंथ का इंटरेस्ट है वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में क्या हो गया, डेबिट हो गया, और 1 महीने का इंटरेस्ट चार्ज हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या ख्याल है? जवाब दें। अब इस क्वेश्चन का सबसे मुश्किल पार्ट आ गया। वो मुश्किल पार्ट क्या है बेटा? वो है इन्वेस्टमेंट इनकम। तो ये तो हो गई हमारी वर्किंग नंबर 2, और ये है हमारी वर्किंग नंबर 3। ठीक है जी, है कि नहीं ये मुश्किल पार्ट? जवाब दीजिए। तो अब क्वेश्चन तो तकरीबन सॉल्व है, लेकिन अब आखिरी एरिया टैकल करना है हमने। पहले ये बताइए यहां तक कितने लोगों का सॉल्यूशन मैच कर रहा है, ये बताइए। यहां तक कर लिया ना सॉल्यूशन, तो बेड़ा पार हो गया बेटा। यहां तक भी अगर कर लिया आप लोगों ने, गुड, जबरदस्त। ओके, कोई मसला नहीं, मिस्टेक हो गई, सीखेंगे। नाउ इन्वेस्टमेंट इनकम, फंड्स प्लेस्ड इन, आप बताइए।
रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ये बताइए जिस वक्त हमने लोन लिया उस वक्त हमारी रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी कितने से नेगेटिव थी? 10 मिलियन से। तो हमने रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी में कितना पैसा प्लेस करना है? 10 मिलियन ही प्लेस करना है ना, इससे ऊपर तो प्लेस नहीं करना ना बेटा, जवाब दीजिएगा प्लीज। ऐसा ही है ना? अब जरा ये सोचिएगा कि अगर हम 10 मिलियन रख देते हैं रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी में ताकि हम इंटरेस्ट लगने से बच जाएं, और हम इस 10 मिलियन को जब यहां से निकालेंगे वापस, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी से वापस निकालेंगे, तो जब हम इस 10 मिलियन को यूज करेंगे तो ये यूजेज स्पेसिफिक फंड का यूज कहलाएगा या जनरल फंड का यूज कहलाएगा? ये एक छोटा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। क्या कहते हैं? मेरा सवाल समझे सब लोग? 10 मिलियन आपने कहां रख दिए? रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी में, ताकि वो बैलेंस नेगेटिव से क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ताकि आप इंटरेस्ट लगने से बच जाएं। अगर आप इस 10 मिलियन को जो आपने यहाँ पे वक्ती तौर पे प्लेस कर दिया, आप इसको यूज करेंगे, तो 10 मिलियन का यूज किस चीज का यूज कहलाएगा? रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी का यूज कहलाएगा या स्पेसिफिक फंड का यूज कहलाएगा? खामोशी छा गई बेटा। रिस्पॉन्स देते हैं बेटा, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं। अब तो आपका रिस्पॉन्स देने का वक्त है बेटा। हाँ जी, ये स्पेसिफिक फंड का यूज कहलाएगा ना भाई। मैंने अगर आपके पास पैसे बतौर अमानत रखवाए तो हैं तो मेरे पैसे ना, मैं कल आके आपसे ले लूंगा वापस। स्पेसिफिक का यूज कहलाया, यानी आपने स्पेसिफिक फंड को वक्ती तौर पर रख दिया बैंक ओवरड्राफ्ट में प्लेस करने के लिए, ताकि आप इंटरेस्ट लगने से बच जाएं। तो अगर आप ये 10 मिलियन जो आपने इधर रखे हैं, कहां रखे हैं? रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी में रखे हैं, ताकि आप इस पर इंटरेस्ट लगने से बच सकें। ये 10 मिलियन तक आप जो पैसा निकालेंगे, ये आपका स्पेसिफिक फंड का यूज कहलाएगा। उसके बाद जो अब आप यूज करेंगे वो कहलाएगा आपका रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी का। मतलब 69,700 की जो एलोकेशन है ना, वो मैंने कहाँ दिखाई है? वो मैंने स्पेसिफिक फंड से दिखाई है ना बेटा। अभी मैं एलोकेशन करके आ चुका हूं, तब भी आप इस बात को पिक नहीं कर रहे। तो 69,700 के अंदर ये वाले 10,000 शामिल नहीं है क्या? ये वाले 10,000 भी तो शामिल है ना। तो क्या मैंने 59,700 की एलोकेशन दिखाई है स्पेसिफिक फंड से, या मैंने 69,700 की एलोकेशन दिखाई है? बताइए क्या दिखाया है मैंने? आप जवाब दीजिए। ऐसा ही है ना? अच्छा जी, अब तरतीब से चलते हैं जरा। अमाउंट डिपॉजिटेड ऑन 1 मार्च 2010। सही है। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी को रिड्यूस करने के लिए आपने यहां कितना अमाउंट प्लेस किया? ₹1000। कितना? क्या अच्छा पूरा 69,300 प्लेस कर दिया? नहीं ना, 10,000 प्लेस किया ना। सही है। यहां तक बात समझ में आती है? अच्छा जी,
सेविंग अकाउंट, हाँ जी बताइए, सेविंग अकाउंट में फिर कितना प्लेस किया, सेविंग अकाउंट में कितना प्लेस किया? अभी कितना प्लेस किया? देखो बहुत से लोग सोच रहे हैं इस वक्त, सर देखें अभी देखें जरा, 70,000 के फंड्स आए थे, एक एक हिसाब पूरा कर लें। 70,000 के फंड्स आए थे, 700 रुपए गई इसमें से अरेंजमेंट फी, जवाब दे दें। 25,000 की गई पहली पेमेंट, और 10,000 रुपए हमने कहा प्लेस कर दिए बेटा? रनिंग फाइनेंस में। तो जो बचा उसको हमने कहा प्लेस किया? जो बचा उसको हमने कहा प्लेस किया? हिसाब बना लो। 34,300। जो बचा उसको हमने कहा प्लेस किया? सेविंग अकाउंट में। क्लियर? ठीक है जी। तो इस अकाउंटिंग पीरियड में तो हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ी ना बेटा, इस अकाउंटिंग पीरियड में तो हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ी। तो इस अकाउंटिंग पीरियड में हमने इस 10,000 पर कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया? 0.14, 14% जो हमारी सेविंग हुई। अच्छा जी, मार्च अप्रैल मई जून, मार्च अप्रैल मई जून मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 12, क्या आंसर बनता है? 915। ऐसा ही है। ठीक है जी। अच्छा जी, और सेविंग अकाउंट में हमने जो अमाउंट प्लेस किया उस पर इंटरेस्ट कमाया हमने 8% से, मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, क्या आंसर बना? 34,300 का 8% निकाला, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12 किया, क्या आंसर बना? सब बताइए बेटा। 467। ऐसा ही है। 467। 915 तो रनिंग फाइनेंस पे है ना? नो, रेसिप्रोकल लिखवा दिया आप लोगों ने, ऑब्वियसली। कहाँ 467 है? क्लियर बताया ना बेटा, मैं जो पूछूं वो बताइए। रनिंग फाइनेंस का कितना इंटरेस्ट है बताइए? 467। चलें, और 915 किसका है? अच्छा जी, ऐसा ही है, ओके। इन दोनों का सम मिलके कितना हो गया?
467 प्लस 915, इन दोनों का सम मिलके कितना हो गया जरा बताइएगा? 1382। ओके जी। अच्छा, अब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड की बात कर लीजिए। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड की बात कर लेते हैं। बैलेंस एज ऑन 1 जुलाई 2010। यहां पर आपके पास कितना प्लेस हुआ? 10,000 ही प्लेस हुआ है। बैलेंस एज ऑन 1 जुलाई 2010, यहां कितना प्लेस हुआ है? 34,300। तो स्पेसिफिक फंड पे जो पेमेंट होगी उसमें से हम पहले किसको इस्तेमाल कर रहे होंगे? 10,000 वाले पोर्शन को इस्तेमाल कर रहे होंगे या सेविंग अकाउंट वाले पोर्शन को इस्तेमाल कर रहे होंगे? ये बात मैंने क्वेश्चन समझाते हुए डिस्कस की थी आपसे, आप मुझे बताइए। अच्छा जी, अब पेमेंट का वक्त कब आ रहा है बेटा? पेमेंट का वक्त आ रहा है 31 अगस्त को। तो हम करेंगे लेस लोन रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट। लोन कितने से रीपे किया? 5,000 से। एलोकेशन ऑफ फंड में दिखा हुआ है, जवाब दीजिए। पिछला पेज याद है? नहीं याद सर। हाँ भाई बताइए। लोन रीपेमेंट कितने से हुई? 5,000 से हुई। इंटरेस्ट कितने से पे हुआ? तो टोटल पेमेंट कितनी हुई? 9,550। तो 9,550 यहां से क्या होगा? खर्च हो गए। बैलेंस बचा, बैलेंस। बैलेंस ऑन 31 अगस्त 2010 कितना? 24,750। ठीक है। अच्छा जी, इसका मतलब क्या है? 34,300 का बैलेंस आपके पास अवेलेबल है जुलाई और 31 अगस्त। तो इसका मतलब क्या हुआ? 34,300 पर आपने मजीद 2 मंथ्स का इंटरेस्ट और अर्न किया। तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12 कर दें इसको जरा। 34,300 आपका बैलेंस था 1 जुलाई को। और ये बैलेंस कब तक आपके पास सेविंग अकाउंट में अवेलेबल था? 31 अगस्त तक, जब तक आप सेकंड पेमेंट, जब तक आप लोन रीपे नहीं कर रहे। जवाब दें बेटा प्लीज। इस 34,300 का निकालें 8%, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12 करें। क्विक, सब लोग करें, सब लोग, सब लोग करें। 457 सही है। अच्छा,
अब अगली पेमेंट एक्सपेंडिचर की होगी, कब होगी आप सब जानते, कब होगी? 31 जनवरी को। यस और नो? जवाब दे सब लोग। सबसे पूछ रहा हूं मैं। हाँ 65, लेकिन 31 जनवरी को 65 पे कर रहे हैं, उसमें से आप 34,750 कहां से पे कर रहे हैं? स्पेसिफिक से। तो कैसे पे कर रहे हैं ये सोचिए ना। तो बेटा आप पे कर रहे हैं 24,750 सेविंग अकाउंट से, और 10,000 कहां से? जो आपने रनिंग फाइनेंस में प्लेस किए थे। यस और नो बताइए। तो 24,750 प्लस 10,000 कितना हुआ? 34,750। तो ये आपका सरप्लस फंड ही रखा हुआ था ना। इसके बाद अब आपका सरप्लस फंड खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपका यूजेज शुरू का किसका? जनरल फंड का। तो एक्सपेंडिचर की पेमेंट की ऑन व्हेन 31 जनवरी 2011। तो उसमें ये आपके 24,750 रुपए क्या हो गए? खर्च हो गए। और उसी में आपके 10,000 भी क्या हो गए? खर्च हो गए। जवाब दें। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका सरप्लस फंड निल हो गया। लेकिन निल कब हुआ? बैलेंस एज ऑन 31 जनवरी 2011। 31 जनवरी 2011 को ये बैलेंस निल हो गया। 31 जनवरी 2011 को ये बैलेंस निल हो गया। तो अब जरा हिसाब लगाइए, आपके पास 31 अगस्त को सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखा हुआ था? 24,750। अरे टोटल नहीं, अलग अलग जगह रखा हुआ है ना। सेविंग अकाउंट में कितना रखा हुआ है? सेविंग अकाउंट 31 अगस्त को ये रखा हुआ आपके पास। तो 31 अगस्त से आप काउंट करें 31 जनवरी। अगस्त तो खत्म हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। तो इस 24,750 पर बेटा आपको 5 महीने का इंटरेस्ट मिला। यस और नो? कितना? 24,750 इंटू 0.08 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 12 कितना? 825। अब क्या करो, 457, 457 और 825 का सम करो जरा बेटा। बारह सौ 1282। सही जी, 1282। अच्छा जी, अब जरा ऊपर आ जाओ। ये जो आपके पास 10,000 आपने प्लेस किए थे कहां पर? रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी में। ये आपने प्लेस किए थे वैसे तो 1 मार्च को, लेकिन इस अकाउंटिंग पीरियड में आपके पास 1 जुलाई से बैलेंस प्लेस हुआ था। और ये कब तक प्लेस रहा? 1 जुलाई से लेकर 31 जनवरी तक। जुलाई से दिसंबर कितने मंथ्स होते हैं बेटा? 6 मंथ्स होते हैं। ठीक है। और जनवरी कौन सा मंथ हुआ? 7वां मंथ। मतलब 7 महीने का आपने इंटरेस्ट क्या किया? सेव किया। 7 महीने का आपने इंटरेस्ट बचा लिया। तो 10,000 इंटू 0.14
मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 12 कितना हुआ भाई, बताओ कितना बना। 10,000 का 14% निकाला, फिर मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 12 का कितना बना, 817। ये आंसर आ गया आपका। अच्छा जी, अब क्या करें भाई, आठ सौ सत्रह और 1282 का सम कीजिए। टोटल कितना इंटरेस्ट कमाया या टोटल कितना इंटरेस्ट सेव किया। 817 प्लस 1282, जवाब दे रहा हूं मैं इस चीज का 2099। ठीक है जी। हाँ जी, आपके सवाल का जवाब आ रहा है, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी के जवाब का। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। पहले मुझे क्वेश्चन जरा कंप्लीट करने दे, फिर लास्ट में मैं आपके सारे तमाम सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अच्छा जी, कितना आंसर आया, 2099 आ गया बेटा, सबके पास आ गया आंसर। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी 2010 की इन्वेस्टमेंट इनकम 1382 है और आपकी 2011 की इन्वेस्टमेंट इनकम 2099 है। ये यहां से लेस करवा दें, और वहां कितनी बताई थी आप सबने, 1382। तो क्या करें आप बेटा, 3033 में से 1382 क्या करवाएं, माइनस करवाएं। 3033 में से 1382 माइनस करवाएं, प्लस 700 करें, निकालिए आंसर क्या होता है। 700 प्लस कर दें, 3033 माइनस 1382 प्लस 700, 2351। इतनी आपने बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की है 2010 में। और फर्दर 6988 माइनस 2099 प्लस 1382, 6988 प्लस 2099, सॉरी माइनस 2099 प्लस 1382, 6271। ये आपका आंसर आ गया। अब एक बड़ा अच्छा सवाल आया हमारे पास, वो सवाल देखें, ये तो आंसर हमारा हो गया क्लोज यहाँ पर। 281 या 271 बेटा, हमजा दोबारा कैलकुलेट करो। 6988 माइनस 2099 प्लस 1382, कैलकुलेट कर लो आप बेटा। ओके जी, तो ये तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बड़ा अच्छा सवाल आया है, सवाल क्या है कि भाई क्यों आपने, अब एक काम करते हैं ना, बहुत सारे सवालात के जवाब आपको देते हैं आज। तो मैं कहता ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद जो है मैं बोरिंग कॉस्ट के आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा पास्ट पेपर के, वो आपने करने। अच्छा जी,
सवाल क्या पूछा गया मुझसे, सवाल ये पूछा गया कि सर आपने ये जो सेविंग, ये जो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, इस पे इंटरेस्ट जो बन रहा था ये 467, जो कि आपने इसमें शामिल किया, और ये जो इंटरेस्ट बन रहा था इसको आपने इसमें शामिल किया। यस, तो आपने रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी से जो इंटरेस्ट बचाया है, उस इंटरेस्ट को आपने क्यों इन्वेस्टमेंट इनकम माना? ये सवाल आया। ये सवाल आप में से कितने लोगों के जहन में आता है? इसको आपने क्यों इन्वेस्टमेंट इनकम माना? ये सवाल अगर मुझसे ना पूछा जाता तब भी मैं इस सवाल की तरफ आता, और ऑब्वियसली मैंने इसको लास्ट में रखा हुआ था कि मैं इसकी तरफ आऊं आखिर में। अच्छी बात है, आप में से कुछ लोगों ने पूछा इसको आपने क्यों इन्वेस्टमेंट इनकम माना। बोलिए, क्या मुझे इसको इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं मानना चाहिए? तो नहीं मानना चाहिए तो क्यों नहीं मानना चाहिए, लॉजिक दें। और मानना चाहिए तो क्यों मानना चाहिए, आपका दिलो दिमाग क्या कहता है? अब जब आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो बात बनेगी, अदरवाइज थोड़ी बात बनेगी। शायद इसलिए कि हमने बचाया है। ओके, बस ये वजह है इसकी। ये हमारी सेविंग्स है, मतलब इतना पैसा हमारी जेब से खर्च होता, इतना हमारी जेब से आउटफ्लो होता, लेकिन ये आउटफ्लो हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया अपनी टेक्निक से। हाँ, सेव किया है, सही बात है। अच्छा, अब ये बताइए, जो सेविंग अकाउंट में 915 हमने इंटरेस्ट इनकम जनरेट की है, और जो 1282 इंटरेस्ट इनकम जनरेट की है, तो हमारी जेब में पैसे आएंगे ना? तो इसकी तो एंट्री बन जाएगी। क्या एंट्री बन जाएगी? बैंक डेबिट हो जाएगा, या इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इनकम या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। या तो आप इसको इनकम मान लेंगे, या इसको आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से रिड्यूस कर लेंगे, दो में से कोई एक बात। तो सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हैं उसकी तो एंट्री बन रही है, बन रही है कि नहीं बन रही? लेकिन अब सवाल क्या पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि सर जो इंटरेस्ट हम सेव कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट हम सेव कर रहे हैं 467 एंड 817, उसकी क्या एंट्री बन रही है? वो पैसा तो हमारी जेब से बच गया है, अगर हमारी जेब से खर्च होता तो एंट्री बनती, खर्च नहीं हुआ तो कोई एंट्री नहीं बनी, ऐसा ही ना? क्या कहते हैं? खर्च होता तो एंट्री बनती, जब खर्च ही नहीं हो रहा तो कोई एंट्री नहीं बन रही। क्या ख्याल है? जो क्वेश्चन हमने पहले किए थे उन क्वेश्चन में हमें कहीं भी जनाब रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी का बैलेंस पहले से नेगेटिव नहीं दिया हुआ था कि हमारे कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू होने से पहले बैलेंस कितना नेगेटिव है। जितने क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किए उसमें हमारा रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी का बैलेंस कंस्ट्रक्शन के दौरान कितना नेगेटिव रहा ये दिया गया, कंस्ट्रक्शन से पहले कितना नेगेटिव था ये नहीं बताया गया, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में बताया गया है। और इस क्वेश्चन को अगर हम अच्छी तरह रीड करें, जो मैंने लास्ट क्लास में पूरा रीड किया था, उसमें हम इसको पढ़ते हुए देखेंगे कि एग्जामिनर खुद बोल रहा है इस क्वेश्चन में रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। क्या कि इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि जो आपके पास सरप्लस फंड्स हैं उनको आप इस्तेमाल करें या तो सेव करने के लिए, या रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी को इस्तेमाल करें। तो दो बातें, इस क्वेश्चन से पहले किसी भी क्वेश्चन में रनिंग फाइनेंस का नेगेटिव बैलेंस नहीं दिया हुआ कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले, नंबर वन। और नंबर टू, इससे पहले किसी भी क्वेश्चन में ये बोला नहीं गया कि आप सरप्लस फंड्स को इस्तेमाल करें रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। क्या बोला गया? आप बताइए। जब बोला ही नहीं गया तो इससे पहले हम ऐसा कर भी नहीं रहे थे। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास कम से कम ये लिखा हुआ आ जाता है
कि हमारे क्वेश्चन मतलब हमारे सब्सटेंशियल पीरियड शुरू होने से पहले रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी का बैलेंस इतने से नेगेटिव है, तो ऑटोमेटिकली हम उस नेगेटिव को क्या करेंगे, जीरो करेंगे अपने सरप्लस फंड रखकर, भले क्वेश्चन हमें बोले या ना बोले। ठीक है। अच्छा, अब बात हमारी वहीं पे आ गई वापस कि 467 और 817 को हमें इन्वेस्टमेंट इनकम मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। क्योंकि 467 और 817 हमारी जेब से खर्च होते, खर्च होते तो एंट्री बनती, खर्च नहीं हुए, खर्च होते तो एंट्री बनती, एक्सपेंस के तौर पे चार्ज होते, एक्सपेंस के तौर पे चार्ज नहीं हुए तो कोई एंट्री नहीं बनी, जब कोई एंट्री नहीं बनी तो हमारी जेब से कोई आउटफ्लो नहीं हुआ, मतलब जब कोई एंट्री नहीं बनी तो कोई एक्सपेंस चार्ज नहीं हुआ, कोई एक्सपेंस चार्ज नहीं हुआ तो हमारा जो इनकम है वो ऑटोमेटिकली इतने अमाउंट से क्या ज्यादा है। क्या ख्याल है बताइए। तो क्या मुझे 467 और 817 को इन्वेस्टमेंट इनकम मानना चाहिए, ये नहीं मानना चाहिए? मैंने सॉल्व तो कर दिया, अब डिसीजन आप पे छोड़ दिया मैंने सॉल्व किया इसलिए मानना चाहिए, ऐसे जवाब नहीं बनेगा, ऐसे जवाब नहीं बनेगा। देखें, अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूं, अगर आप इस 467 की और 817 की एंट्री बना सकते हैं तो फिर आपको इसको इन्वेस्टमेंट इनकम मानना चाहिए, लेकिन अगर आप इसकी एंट्री नहीं बना सकते या आपको इसकी एंट्री बनाना नहीं आती तो फिर आपको इसको इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं मानना चाहिए। तो आप अपने आप से पूछेंगे क्या आपको 467 और 817 की कोई एंट्री बनाना आ रही है? अगर आ रही है तो फिर ठीक है, और अगर नहीं आ रही तो फिर आप इसको इन्वेस्टमेंट इनकम के तौर पे लेस ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ 915 और 1282 को लेस करें बतौर इन्वेस्टमेंट इनकम। तो सर फिर आपने क्यों किया? मैंने इसलिए किया मुझे एंट्री बनाना आती है। आपको नहीं आती, आप ना करें। क्या ख्याल है बताइए, बोलिए, खामोश है। जवाब नहीं मिल रहा बेटा आप सबकी तरफ से, कुछ तो बोलिए ना बेटा, सब लोग कहां खो गए? अच्छा अच्छा, अब मैं आपको रेफरेंस देता हूं, ये एग्जाम जिस जिस एग्जाम में जवाब आ नहीं रहा वो तो जाहिर सी बात है वो आने में टाइम लगेगा। अच्छा, मैं अब आपको इस पे कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या है, ये जिस अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था 2011 में, उसके बाद आईकैब की एग्जामिनेशन की एक मीटिंग हुई, जो मसला आपको हुआ मसला वहां भी हुआ। चले मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इसको जो सॉल्व किया है ना वो एज पर आईकैब सजेस्टेड आंसर सॉल्व कर दिया पूरा का पूरा। ठीक है, अब मेरी बात तसल्ली से रुक रुक के सुनिएगा, एक एक बात सुन के। फिर उसके बाद होती है आईकैब की एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की मीटिंग। उस मीटिंग में मुख्तलिफ टीचर्स क्या करते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं और वो अपने अपने पॉइंट्स देते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के हवाले से, या क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। उसमें बेसिकली एतराज ही यही हुआ था कि इस 467 और 817 की कोई एंट्री नहीं है, लिहाजा इसको इन्वेस्टमेंट इनकम के तौर पर कंसीडर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब आईकैब के एग्जामिनेशन मीटिंग में ये बात डिस्कस हुई थी कि इस 467 और 807 की क्योंकि कोई एंट्री नहीं है, लिहाजा इसको बतौर इन्वेस्टमेंट इनकम के तौर पर इन्वेस्टमेंट इनकम के तौर पर कंसीडर नहीं करना चाहिए। और जब ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ इस तरह का अगली अटेम्प्ट के अंदर, तो उस अगली अटेम्प्ट में इसको बतौर इन्वेस्टमेंट इनकम कंसीडर नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि इसकी कोई एंट्री नहीं है। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है बेटा,
तो जब ये सिचुएशन दोबारा आई एग्जामिनेशन में, जब इसी चीज को दोबारा टेस्ट किया गया अगली बार, तो उसमें रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी से जो इंटरेस्ट सेव हुआ था उसको इन्वेस्टमेंट इनकम के तौर पे कंसीडर नहीं किया गया, चूंकि इसकी कोई एंट्री नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि इसकी एंट्री है। अब इसकी एंट्री क्या है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मेरा सॉल्यूशन जो है वो आई कैप वाला सॉल्यूशन ही है जो फर्स्ट सॉल्यूशन था, और मैं इसकी एंट्री बना के दिखा सकता हूं और इसकी एंट्री बन सकती है। ठीक है बेटा, तो मेरे मुताबिक इसकी एंट्री बन सकती है। तो मेरा मतलब मेरे सॉल्यूशन के अंदर मैं इसको इन्वेस्टमेंट इनकम कंसीडर करूंगा। मैंने क्या बोला, जो शख्स इसकी एंट्री बना सकता है वो उसको इन्वेस्टमेंट इनकम माने, और जो शख्स इसकी एंट्री बना नहीं सकता बराए मेहरबानी वो इसको इन्वेस्टमेंट इनकम ना माने। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं मेरी बात आप तक पहुंची होगी। यस, अब अगर आप इसकी एंट्री बना लेते हैं तो आप भी इसको इन्वेस्टमेंट इनकम मान लें, और अगर आप इसकी एंट्री बना नहीं सकते तो बराए मेहरबानी आप इसको इन्वेस्टमेंट इनकम ना माने। ओके, क्या ख्याल है? तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आपके सवालात के जवाब आपको मिल चुके। अच्छा, ये वैसी बात हो सकती है, क्या पता। ओके ना हो, तो यहां तक मैं स्टॉप करूंगा इंशाल्लाह। बाकी डिस्कशन इंशाल्लाह कल की क्लास में करेंगे। क्लियर बेटा सबको यहां तक? ओके बेटा, कोई स्क्रीनशॉट वगैरह चाहिए आपको? ओके, अल्लाह हाफिज।